पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, पुलिस चाहे तो कहीं दंगे नहीं हो सकते, पुलिस चाहे तो कहीं लूट नहीं हो सकती, पुलिस चाहे तो महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे, पुलिस चाहे तो किसी निर्दोष को कभी सजा न मिले, पुलिस चाहे तो कोई ऊंची पहुंच वाला अपराधी कानून के शिकंजे से कभी भी छूट न पाए। लेकिन अगर पुलिस चाहे तो, लेकिन ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, जहां सिंघम श्रेणी के पुलिस अफसर पुलिस वालों को सुपरमैन की तरह पेश करते हैं, जो ईमानदार होते हैं। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी होती है और इस कड़वी हकीकत को समझाने के लिए आज एक बहुत बड़ा खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। ये वीडियो 21 मार्च 2013 का है। टोपी लगाए हुए इस शख्स का नाम सैयद लियाकत शाह है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये कहकर गिरफ्तार किया था कि वो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी है और दिल्ली में फिदायीन हमला करने आया था। स्पेशल सेल के दफ्तर में जब लियाकत को मीडिया के सामने लाया गया तो वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, वो कुछ कहना चाहता था, वो खुद को बेगुनाह बता रहा था, लेकिन स्पेशल सेल के 2 पुलिस वाले उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे थे। उसे मीडिया से बचाकर खींचकर ले जा रहे थे और लियाकत पुलिस वालों पर उसे फंसाने का आरोप लगा रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे कुछ भी बोलने नहीं दिया। यह तब की घटना है जब नीरज कुमार दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे। ये तस्वीरें हैं 21/3/2013 की, 21 मार्च 2013। इस घटना के करीब 22 महीने बाद अब सैयद लियाकत शाह की बेगुनाही का सच सामने आया है, जो ये साबित करता है कि पुलिस वाले भी आखिर इंसान ही होते हैं, जो साजिश भी रच सकते हैं और अगर पुलिस चाहे तो किसी निर्दोष को भी झूठे केस में फंसा सकती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने अपनी जांच में सैयद लियाकत शाह को निर्दोष पाया है और दिल्ली पुलिस को उसे जबरदस्ती फंसाने का आरोपी बताया गया है। इस खुलासे ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या पुलिस अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती है और क्या हमारे देश में अल्पसंख्यकों को जबरदस्ती आतंकवाद के चश्मे से देखा जाता है। इस बड़े पहलू पर भी आज हम गहराई से बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि NIA ने कोर्ट में 25 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसके हर पन्ने पर दिल्ली पुलिस के चरित्र पर साजिश के छींटे बिखरे पड़े। ये दिल्ली पुलिस का वो काला सच है जो दुनिया के सामने अब आ चुका है और आज हम इसका DNA टेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ये चार्जशीट आज आपको ध्यान से देखनी चाहिए और ये कहीं और की पुलिस नहीं है, किसी दूर दराज के इलाके की पुलिस नहीं है, किसी छोटे शहर या राज्य की पुलिस नहीं है। ये देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस है और आप अंदाजा लगाइए कि अगर दिल्ली में ऐसा हो सकता है तो फिर बाकी देश का क्या हाल होगा। तारीख 20 मार्च 2013। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सैयद लियाकत शाह को गोरखपुर के सोनौली बॉर्डर से गिरफ्तार दिखाया था। तब स्पेशल सेल ने बताया था कि हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी लियाकत शाह होली के दिन दिल्ली में फिदायीन हमला करने आया था। ये इन्फॉर्मेशन थी कि नेपाल के रास्ते से दिल्ली में आएंगे और देश में आएंगे और फिर दिल्ली आकर के आतंकवादी घटनाएं करेंगे। लियाकत शाह जब गोरखपुर से देश में प्रवेश किया तो उसी समय उसकी अरेस्ट हो गई थी। लेकिन कोर्ट में दाखिल NIA के चार्जशीट में लियाकत शाह को बेगुनाह बताया गया है और दिल्ली पुलिस पर साजिश रचने का इल्जाम लगा है। NIA की चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने लियाकत शाह को गिरफ्तार करने की साजिश रची थी। चार्जशीट के मुताबिक लियाकत शाह अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत लौट रहा था, लेकिन 21 मार्च को गोरखपुर बॉर्डर पर स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार की टीम ने उसे गोरखपुर से ही गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट के मुताबिक स्पेशल सेल ने लियाकत को झूठे केस में गिरफ्तार करने के लिए असलम हकला नाम के शख्स की मदद ली, जो लियाकत के साथ ही भारत लौटा था। असलम हकला 15 मार्च से ही स्पेशल सेल के DCP संजीव यादव से फोन पर संपर्क में था। असलम हकला ने ही स्पेशल सेल को लियाकत शाह के भारत लौटने की जानकारी दी थी। NIA के चार्जशीट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर लियाकत शाह को झूठे केस में फंसाने की बात कही गई है। अपने आरोपों को साबित करने के लिए NIA ने सीमा सुरक्षा बल के उन जवानों से भी पूछताछ की जिन्होंने लियाकत शाह और उसके परिवार को गोरखपुर बॉर्डर पार करवाया था। लियाकत शाह को गिरफ्तार करने के बाद स्पेशल सेल ने उसके खिलाफ एक और साजिश रची।
21 मार्च 2013, जगह जामा मस्जिद, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने होटल अराफात के इसी कमरा नंबर 304 में रेड डाली और AK-47 और विस्फोटक जब्त किए। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि लियाकत शाह की निशानदेही पर ये विस्फोटक जब्त किए गए हैं। जब हम वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि जो वहां पे रह रहे थे वो बाहर गए हुए हैं। जब काफी देर तक वो नहीं लौट कर आए तब हमने होटल मैनेजर का हेल्प लेकर हमने कमरा खुलवाया और हमने सर्च की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, लेकिन एक सच और भी है जो NIA की जांच में साबित हुआ है, और वो सच ये है कि जो विस्फोटक होटल से मिले वो खुद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने प्लांट करवाए थे। NIA की चार्जशीट के पेज नंबर 23 पर बताया गया है कि स्पेशल सेल की टीम के मुखबिर साबिर खान पठान ने अराफात होटल में विस्फोटक प्लांट किए थे। ये घटना अराफात होटल के बाहर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। स्पेशल सेल का मुखबिर साबिर खान पठान 20 मार्च 2013 की दोपहर 4:05 पर अराफात होटल गया था। इस दौरान साबिर खान पठान स्पेशल सेल के पुलिस वालों से लगातार संपर्क में था। साबिर खान पठान ने इस दौरान हेड कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल डार से 34 बार फोन पर बात की। लियाकत शाह केस के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर संजय दत्त से 3 बार बात की और इंस्पेक्टर राहुल कुमार, हेड कांस्टेबल मनीष और गुलवीर सिंह से 1-1 बार बात की। अराफात होटल जाने से पहले साबिर खान पठान की लोकेशन स्पेशल सेल के दफ्तर की थी और अराफात होटल से रात 11:34 पर साबिर खान पठान दोबारा स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंच गया। और जिस वक्त स्पेशल सेल ने अराफात होटल पर छापा मारा, उस वक्त भी स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजय दत्त ने साबिर खान पठान को फोन किया। NIA की चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि साबिर खान पठान स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजय दत्त का इन्फॉर्मर था। वो लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल के दफ्तर की बैरक नंबर 2 में रहता था और स्पेशल सेल दफ्तर के पते पर ही उसका मोबाइल सिम नंबर रजिस्टर्ड था। NIA ने अपनी चार्जशीट में स्पेशल सेल पर साबिर खान पठान को फरार कराने का आरोप भी लगाया है। NIA की चार्जशीट के मुताबिक 25 मार्च को साबिर खान पठान फरार हो गया। फरार होने से ठीक पहले उसके इंस्पेक्टर संजय दत्त और हेड कांस्टेबल मनीष से फोन पर कई बार बातें हुई थी। साबिर खान पठान को बचाने के लिए स्पेशल सेल ने अराफात होटल के बाहर लगे CCTV कैमरों और ट्रैफिक कैमरों से भी छेड़खानी की थी। साबिर वो शख्स है जो कि स्पेशल सेल के साथ उनके साथ ही रहता था, उनके लिए मुखबरी करता था और NIA ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि किस तरह से 20 मार्च 2013 को जिस दिन लियाकत शाह को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, ठीक उसी दिन साबिर हाजी अराफात गेस्ट हाउस जो कि जामा मस्जिद के पास है, उस गेस्ट हाउस में आया और वहां पर उसने हथियार प्लांट किए और उसके बाद अपने स्पेशल सेल के जो अधिकारी थे उनको इस बारे में बताया कि हाँ हथियार प्लांट कर दिए गए हैं। कमरा नंबर 304 के अंदर वो हथियार प्लांट किए गए। NIA ने अपनी चार्जशीट में स्पेशल सेल के किसी पुलिस वाले को आरोपी नहीं बनाया है, बल्कि चार्जशीट पुलिस के मुखबिर साबिर खान पठान के खिलाफ दायर की गई है। लेकिन NIA की चार्जशीट का हर पन्ना दिल्ली पुलिस की साजिश और लियाकत शाह की बेगुनाही का सबूत दे रहा है। NIA की चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि लियाकत शाह 1990 के दशक में कश्मीर से पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने गया था। वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन के कैंपों में भी रहा था। 20 मार्च 2013 को वो जम्मू कश्मीर सरकार की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत सरेंडर करने नेपाल सीमा के रास्ते भारत आ रहा था। IB को उसके आने की खबर थी और स्पेशल सेल को भी ये इनपुट मिल गया था। IB लियाकत को कश्मीर जाने देना चाहती थी, लेकिन स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के दौरान लियाकत के साथ गोरखपुर में उसका परिवार भी था। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मांग पर गृह मंत्रालय ने 29 मार्च 2013 को ये केस दिल्ली पुलिस से लेकर NIA के हवाले कर दिया था। ऐसा नहीं है कि ऊपर से लोग को जानकारी नहीं है और बेचारे एकदम नासमझ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये दरअसल ये बार बार ये जो लोगों को पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, झूठे मामलों में फंसाया जाता है, तो ये तो एक पूरा सिस्टम इस तरह का बन गया है कि एक एब्सोल्यूट इम्प्यूनिटी, किसी को कभी सजा नहीं, कोई जानकारी होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और अब NIA की जांच में लियाकत शाह निर्दोष साबित हो गया है, जबकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के चरित्र पर उंगलियां उठ रही हैं। NIA ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस मामले से जुड़े सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जो चीज अंडर इन्वेस्टिगेशन है अथवा जो चार्जशीट का कर दी है तो कोर्ट को जो डिसीजन करना हो करेगा। मुझे आई हैव टू से नथिंग। NIA की चार्जशीट में जो बातें कही गई हैं, उन बातों ने
दिल्ली पुलिस और उसके काबिल स्पेशल सेल की इज्जत उतार दी है, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार की भी बनती है। उनसे भी पूछताछ होनी जरूरी है। लियाकत शाह मामले पर जब हमने दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार से बात करने की कोशिश की तो घर के स्टाफ ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। हालांकि कब वो यहां से निकल कर गए हैं और कब वापस आएंगे इसके बारे में भी किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि जब हमने उनसे फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन उठाकर सिर्फ इतना कहा कि जी न्यूज से वो किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहते हैं। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। लियाकत शाह केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की धज्जियां उड़ा देने वाली चार्जशीट दायर करने के बाद एनआईए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को 20 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी है और वो 20 पन्ने की रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में है और मैंने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। इस रिपोर्ट में एनआईए ने गृह मंत्रालय को क्या बताया है ये अब आप ध्यान से सुनिए। इस रिपोर्ट में लिखा है, दिल्ली पुलिस ने बिना ठोस सबूतों के लियाकत शाह के खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि एनआईए ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के किसी बड़े अधिकारी पर केस दर्ज नहीं किया है, जो कि अभी भी एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। एनआईए ने लिखा है कि इस मामले के जांच अधिकारी स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजय दत्त और धर्मेंद्र कुमार ने बिना किसी जायज वजह के लियाकत शाह को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार और हेड कांस्टेबल अहमद खान ने लियाकत शाह की गिरफ्तारी का गलत मेमो बनाया और गिरफ्तारी का गलत साइट प्लान बनाकर पेश किया। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने गिरफ्तारी के तय मानकों का पालन नहीं किया। एसीपी मनीषी चंद्रा ने लियाकत का बयान लेने में और अराफात गेस्ट हाउस से हथियार और विस्फोटक बरामद करने के दौरान लापरवाही बरती। अराफात गेस्ट हाउस वही गेस्ट हाउस है जहां से हथियार बरामद हुए थे। एसीपी मनीषी चंद्रा और हेड कांस्टेबल अहमद खान ने ट्रैफिक और सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरों की डिस्क को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से सबूत बर्बाद हो गए। एनआईए के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए के बीच का टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका है। स्पेशल सेल का कोई भी अधिकारी इस मामले में आधिकारिक तौर पर बात करने से घबरा रहा है, लेकिन जी न्यूज ने स्पेशल सेल के कुछ अधिकारियों से अनौपचारिक तौर पर बातचीत की। हमने जानने की कोशिश की कि यह पूरा मामला क्या है, जिसमें स्पेशल सेल ने एनआईए पर दिल्ली पुलिस को फंसाने का आरोप लगाया है। और स्पेशल सेल क्या कहना है, आज हमारा ये फर्ज है कि हम आपको ये भी बताएं कि स्पेशल सेल की क्या सफाई है, इसलिए हम वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने लियाकत शाह के मोबाइल फोन से मिले आतंकवादियों के नंबर आईबी और एनआईए को दिए थे, ऐसा स्पेशल सेल का कहना है, लेकिन एनआईए ने उन नंबरों को जांच का हिस्सा नहीं बनाया। स्पेशल सेल के मुताबिक लियाकत की पत्नी अमीना आतंकवादियों के संपर्क में है, लेकिन एनआईए ने इस बिंदु पर भी जांच नहीं की। इस मामले में जी न्यूज ने जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव से बात करने की कोशिश की तो वो जी न्यूज के सवालों से भाग खड़े हुए, और ये उसी घटना की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन एनआईए की चार्जशीट के आधार पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी जांच का आश्वासन दे रहे हैं। पुलिस किसी भी निर्दोष को कभी नहीं फंसाती है और ना ही हमारी फंसाने की इच्छा है। बड़ी अच्छी बात है अगर किसी निर्दोष को न्याय मिला है। बाकी जहां तक सवाल है, अफसरों ने अगर किसी की मेलाफाइडी होगी उसको मैं एग्जामिन करूं। यहां हम ये भी कहना चाहते हैं कि सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। पुलिस वालों में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हमारा फर्ज है कि हम बुराई का पर्दाफाश करें और देश के सामने सच रखें बिना डरे हुए, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद बुरे तत्वों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया जा सके और पुलिस की छवि को सुधारा जा सके। जब पुलिस अच्छा काम करती है हम हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन जब इस तरह की बात सामने आती है तब ये सच भी देश को जानना चाहिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने चरित्र पर उठ रही उंगलियों और सवालों को शांत करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन एनआईए की चार्जशीट के हर पन्ने पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उन पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बोलती बंद है। मेरे पास एनआईए की पूरी चार्जशीट की कॉपी मौजूद है और इस चार्जशीट के आधार पर कुछ तथ्य आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। इस चार्जशीट के पेज नंबर 16 पर लिखा है कि साबिर खान पठान नाम का जो शख्स 21 मार्च 2013 को अराफात गेस्ट हाउस में रुका था, उसका अस्थायी पता लोधी कॉलोनी में मौजूद स्पेशल सेल का दफ्तर ही था। वैसे आपको एक बार फिर से बता दें कि साबिर खान पठान
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का मुखबिर था। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक उसी ने जामा मस्जिद इलाके के अराफात गेस्ट हाउस में हथियार और विस्फोटक प्लांट किए थे, जिसके बाद में स्पेशल सेल ने यह कहकर इन्हें बरामद किया था कि इस विस्फोटक से सैयद लियाकत शाह दिल्ली में फिदायीन हमला करने वाला था। यानी सारे हथियार दिल्ली पुलिस ने खुद ही प्लांट करवाए थे और जो पता बताया गया था इस व्यक्ति का, वो पता और कहीं का नहीं बल्कि दिल्ली में स्पेशल सेल के दफ्तर का ही पता था। इसके बाद पेज नंबर 17 पर लिखा है कि अराफात गेस्ट हाउस से जब्त कपड़ों से लिए गए डीएनए का मिलान साबिर खान पठान के पिता फिदा मोहम्मद के खून और बालों के सैंपल से हुआ था। यानी साबिर खान पठान अराफात गेस्ट हाउस में ठहरा था। चार्जशीट के पेज नंबर 18 पर बताया गया है कि किस तरह लियाकत शाह की गिरफ्तारी और विस्फोटकों की बरामदी के वक्त दिल्ली पुलिस के मुखबिर साबिर खान पठान के फोन पर आने वाली कॉल्स में 500 गुना का इजाफा हो गया था। ये 500 गुना इजाफा कैसे हुआ और ये कॉल्स कौन कर रहा था इस व्यक्ति को? पेज नंबर 20 पर बताया गया है कि अराफात होटल में ठहरने के दौरान साबिर खान पठान ने कितनी बार स्पेशल सेल के पुलिस वालों से फोन पर बात की। इसी पेज पर यह भी बताया गया है कि साबिर खान पठान ने अपने मोबाइल फोन से आखिरी बार 22 मार्च 2013 के दिन करीब 8:05 पर आखिरी बार किसी से बात की और ये बातचीत स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजय दत्त से ही हुई थी। यानी लगातार पुलिस से उसकी चर्चा फोन पर चल रही थी। एनआईए की चार्जशीट के पेज नंबर 23 पर अब मैं आपको लेकर चलता हूं और पेज नंबर 23 पर बताया गया है कि दिल्ली पुलिस ने अराफात होटल की तरफ जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खराब कर दिया था, जिसे अत्याधुनिक फोरेंसिक टूल्स की मदद से भी ठीक नहीं किया जा सका। ये वो गंभीर बातें हैं जिन्हें लेकर दिल्ली पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर नीरज कुमार को जवाब देना ही होगा। वो और उनके नीचे के अधिकारी चुप रहकर बच नहीं सकते, क्योंकि सच जानना देश के लोगों का हक है। एनआईए की जो चार्जशीट है इसमें किसी बड़े अधिकारी का नाम नहीं है। एसीपी के लेवल के अधिकारी तक का नाम है, लेकिन एसीपी के ऊपर एडिशनल डीसीपी होता है, उसके बाद डीसीपी, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर और उसके बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये तमाम अधिकारी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। हर बड़े अधिकारी को यह पता होता है कि उसके नीचे के अधिकारी क्या कर रहे हैं, किसकी गिरफ्तारी हुई है, कौन सी चार्जशीट बन रही है। और इस तरह के जो बड़े केसेस होते हैं, ऐसी चार्जशीट्स को बड़े अधिकारी पढ़ने के बाद ही ग्रीन सिग्नल देते हैं कोर्ट में फाइल होने के लिए। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं और कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि इस चार्जशीट को बड़े अधिकारियों ने पढ़ने के बाद क्लियर नहीं किया होगा। इसलिए तमाम बड़े अधिकारियों को जवाब देना होगा और जिसमें पहला नंबर आता है उस वक्त के पुलिस कमिश्नर का। यहां पर दो बातें हो सकती हैं। पहली ये कि उस वक्त के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने इस केस पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से एक निर्दोष इंसान को आतंकवादी साबित कर दिया गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उस वक्त के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने जानबूझकर इस मामले में एक निर्देशक यानी डायरेक्टर का काम किया, जिसकी वजह से एक लियाकत शाह को एक आतंकवादी बनाकर पेश कर दिया गया। एक शरीफ आदमी की जिंदगी बर्बाद हो गई। दोनों ही स्थितियों में नीरज कुमार की जवाबदेही बनती है। इस मामले का पूरा सच नीरज कुमार ही सबसे बेहतर बता सकते हैं और इस सिलसिले में उनसे पूछताछ होनी चाहिए। हर स्तर के दोषी पर उचित कार्रवाई करना जरूरी है, तभी लोगों को इसके बाद पुलिस पर विश्वास होगा। इसके बाद पुलिस जब किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करेगी या किसी और अपराधी की गिरफ्तारी होगी, लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देंगे। अगर इस मामले में ठीक से जांच नहीं हुई और कार्रवाई नहीं की गई तो एनआईए की जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद लियाकत शाह अब कश्मीर में अपने गांव काला रूस चला गया है। वहां वो अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन बिता रहा है। हम लियाकत शाह से बात करने के लिए कश्मीर में उसके गांव तक पहुंच गए, लेकिन वो जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो उस वक्त वो गांव में मौजूद नहीं था। वो किसी काम से गांव के बाहर गया हुआ था। हमें वहां पर लियाकत शाह की पत्नी अख्तर उल निसा मिली और उसकी पत्नी ने कहा कि उनके पति को जानबूझकर झूठे केस में गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप इंसाफ किस सर, मैं यही चाहती हूँ अदालत से, उन्होंने इसको पकड़वाया, बंद किया तिहाड़ जेल में, ये गुनाहगार है, ये है। अब वो बेगुनाह गवर्नमेंट ने बेगुनाह सबूत किया, ये बेगुनाह है। अब जिन्होंने इसको फंसाया, अब उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरे किसी गरीब बेचारे पे इतना जुल्म ना करें।
ये जम्मू कश्मीर में रहने वाले गरीब लोग हैं, इनकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, ये किसी को जानते नहीं, बड़े लोगों के साथ इनके संबंध नहीं है, रसूखदार नहीं है, इनके पास पैसा भी नहीं है, ये बड़े बड़े वकीलों को अपने साथ अपनी टीम में नहीं ले सकते, इनके लिए कोई मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन करने वाला भी नहीं है, इनके लिए कोई एनजीओ भी सामने नहीं आता, तो फिर ऐसे लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? इस पूरे मामले को कवर कर रहे जी न्यूज के संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं और इस खबर के और ज्यादा विस्तृत डीएनए टेस्ट के लिए हमें उनके पास चलना होगा। जितेंद्र, ये पूरी कहानी हमने अपने दर्शकों को बताई। दिल्ली पुलिस ने ये जो कहानी रची, उस कहानी को एनआईए ने पकड़ लिया और उस कहानी के जो लूप होल्स थे वो एनआईए को पता चल गए। इसके बाद आपकी दिल्ली पुलिस में जो बातचीत हुई, वो क्या बातचीत हुई और क्या आपने उस वक्त के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार से बात करने की कोशिश की? क्योंकि नीरज कुमार का खुद का कार्यकाल विवादों से भरा कार्यकाल रहा है। अगर आप दिल्ली गैंगरेप की बात करें, वो भी उनके कार्यकाल में हुआ। आईपीएल की मैच फिक्सिंग को लेकर उनके कार्यकाल में उन पर सवाल उठे और अब एक और नया विवाद पैदा हुआ है उनके कार्यकाल को लेकर। सुधीर जी, जब ये मामला सामने आया है, हालांकि इसका अगर मैं बैकग्राउंडर आपको बताऊं तो जब पहले दिन स्पेशल सेल ने लियाकत शाह को गिरफ्तार किया था और उसके बाद मीडिया के सामने लेकर के आए थे, तो जो पहला जो रिएक्शन था हम सब लोगों का वो यही था कि ये जो केस है ये पूरी तरह से फर्जी है। लियाकत शाह कहीं से भी नहीं लगता है कि आतंकी है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए भारत के अंदर आया है। और ये बात तब साबित हो गई जब 29 मार्च को, यानी कि 29 मार्च 2013 को जो केस है वो एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर के हमने स्पेशल सेल के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो सबका रिएक्शन यही था कि नहीं, हम इसमें सही साबित होंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सबके होश उड़े हुए, क्योंकि गलत उन्होंने लियाकत शाह को गिरफ्तार किया था। नीरज कुमार से भी हमने बात करने की कोशिश की, लगातार हम 2 दिन तक कोशिश करते रहे लेकिन वो घर पर नहीं मिले। आखिरकार फोन पे भी हमने कोशिश की, फोन पे उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहता। और जहां तक उनके अगर टेन्योर की बात करूं तो 1 साल का उनका टेन्योर रहा, उसको आप ये कह सकते हैं कि रोलर कोस्टर राइड थी, क्योंकि उस पूरे 1 साल के अंदर तमाम तरह के मामले उनके सामने आए हैं और सारे के सारे विवादास्पद रहे हैं। चाहे आप वो 16 दिसंबर गैंगरेप का मामला ले लें, उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही बरती गई थी। और उसकी अगर बात करें तो बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जिसमें स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशन थे जिनके अंदर पीसीआर आती है, ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक थे जिनका अभी तक प्रमोशन रुका हुआ है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी। उसके ठीक बाद यानी कि दिसंबर में ये हुआ, उसके बाद मार्च में उस चीज को कवर अप करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। और ये बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि जब भी इस तरह का बड़ा ऑपरेशन स्पेशल सेल की टीम करती है तो उसके लिए सबसे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर यानी कि जो टॉप बॉस होते हैं उनको लूप में लेना बेहद जरूरी होता है। उनको पूरे मामले की जानकारी दी जानी बेहद जरूरी होती है कि किस तरह का ऑपरेशन है, कहां से इनपुट आया है, किस तरह से गिरफ्तारी की जाएगी और उसके बाद क्या प्लानिंग है और किस तरह से आगे परसू किया जाएगा। इस बात की पूरी जानकारी खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी गई थी स्पेशल सेल के अधिकारियों की तरफ से। लेकिन क्योंकि जो पुराना मामला था उसको कवर अप करने के लिए इमेज को सुधारना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि हम एक बड़ी वारदात को अंजाम होने से रोकना चाहते हैं, उसके बाद ये गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये भी आप देख रहे हैं किस तरह से एनआईए ने चार्जशीट जो फाइल किया उसमें सारे लूप होल्स हैं कि किस तरह से प्लान किया गया था, वो सब बताया। उसके बाद गांधीनगर रेप होता है और उसके बाद जो सबसे बड़ा उस पूरे मामले को कवर अप करने के लिए आईपीएल वाला जो धमाका किया था, खुद नीरज कुमार ने पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन उसमें भी साफ निकल के आया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इस पूरे मामले की छानबीन ठीक तरीके से नहीं की गई है। एक टीम जो थी राजस्थान रॉयल, उसके 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो उसका मालिक है उसको सिर्फ ये कह के छोड़ दिया गया कि मामूली रूप से बैटिंग का मामला बनता है जो कि दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं की गई है। अगर ठीक ढंग से की जाती तो बड़ी मछलियां कब्जे में आती। तो ये पूरा जो 1 साल का जो आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है इस पूरे केस में, क्योंकि ये केस, ये जो पूरा मामला है एक केस स्टडी के तौर पर देश के लोगों के सामने है। देश के लोग अब पुलिस पर कैसे विश्वास करेंगे, पुलिस इस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे वापस भरने की कोशिश करेगी। और एक और बात यह है कि एनआईए ने रिपोर्ट तो अपनी पेश कर दी है, लेकिन इस रिपोर्ट में एसीपी और उसके नीचे के जो अधिकारी हैं सिर्फ उनके नाम दिए गए हैं, उससे ऊपर के अधिकारियों को एनआईए ने जाने दिया है, उन पर कोई सवाल नहीं उठाए।
देखिए, निश्चित तौर पर इसमें बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है खुद नीरज कुमार का, जो उस समय पुलिस कमिश्नर थे, उसके बाद स्पेशल कमिश्नर SN श्रीवास्तव का, उसके बाद DCP, ACP, इन सब लोगों का इसमें आता है और NIA को जरूर इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने गृह मंत्रालय को इस पूरे मामले को लेकर के लिख दिया है कि इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि नीरज कुमार इस समय रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब ये देखना ये होगा कि किस तरह से उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और किस तरह से उनके ऊपर आगे कार्रवाई की जाती है। और जहां तक अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो इस समय जो हालात हैं स्पेशल सेल के, उसमें और लगातार जिस तरह से मामले सामने आए हैं, क्योंकि पिछले भी काफी सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें काफी सारे बरी हुए हैं, कोर्ट ने बकायदा लिखा है कि ये पूरी तरह से जो कार्रवाई की गई थी वो प्लांट की गई थी, वो गलत तरीके से की गई थी और उनको छोड़ दिया गया था कोर्ट के जरिए। तो अब जरूरत है कि दिल्ली पुलिस इस पूरी जो यूनिट है उसको दोबारा से रिहॉल करे, उसमें दोबारा से जो नए ऑफिसर्स हैं उनको उस यूनिट में दोबारा लाया जाए, ताकि एक नई यूनिट तैयार हो, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। क्योंकि इस समय जितने भी ऑफिसर्स हैं इसके अंदर, उन सब के ऊपर दाग लग चुका है और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मामले आए हैं जिसमें इनके ऊपर आरोप साबित हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस समय दिल्ली पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले से निकलकर सामने आती है। जी जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और आपने जो हमारी मदद की इस पूरे DNA टेस्ट में। और रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो या नागरिक और पुलिस का, उसमें अगर विश्वास की कमी आ जाए तो बहुत खतरनाक साबित होता है। और इस मामले में ऐसा साफ है कि अब देश के नागरिक पुलिस पर विश्वास कैसे करेंगे, और ये विश्वास तभी लौटेगा जब ये तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, कुछ के नाम इसमें दिए गए हैं लेकिन कुछ को छोड़ दिया गया है, इन तमाम पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भले ही वो रिटायर हो गए हों, क्योंकि किसी भी पुलिस अधिकारी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए, यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो किसी शरीफ व्यक्ति की जिंदगी इस तरह से खराब करे। लियाकत शाह की फर्जी गिरफ्तारी ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और वो सवाल ये है कि क्या हमारे देश में अल्पसंख्यकों को जबरदस्ती आतंकवाद के चश्मे से देखा जाता है। ये सवाल आपने अक्सर सुना होगा, इस पर तमाम तरह के विवाद होते हैं, बहस होती है। इस सवाल का जवाब तलाशते वक्त हमें कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े मिले हैं। जब हम रिसर्च कर रहे थे तो आंकड़े हमें मिले और वो आंकड़े आज आपको चौंका देंगे। ये आंकड़े बताते हैं कि देश की जेलों में मुस्लिम कैदियों का प्रतिशत देश में कुल मुस्लिम आबादी के प्रतिशत से ज्यादा है। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया की वर्ष 2013 की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की जेलों में बंद कैदियों में से 20% कैदी मुस्लिम हैं, जबकि गैर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत 14.2 है। भारत में हर 3 में से 2 आरोपी ट्रायल के दौरान निर्दोष साबित हो जाते हैं, जिनमें से 21% मुसलमान होते हैं। यानी आंकड़े भी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं चाहते कि सचमुच आतंकवाद फैलाने वाले नापाक लोग इन आंकड़ों के पीछे छुप जाएं। इसलिए हम बार बार यही कहेंगे और कहते रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है और उसे धर्म के चश्मे से कभी नहीं देखना चाहिए। और हमारी पुलिस को भी, सिक्योरिटी एजेंसीज को भी अब ये चश्मा उतार कर फेंक देना चाहिए। सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, और इस सवाल का जवाब लियाकत शाह केस में NIA की चार्जशीट में साफ साफ लिखा है। यह मुद्दा बार बार देश को असहज करता रहा है। लियाकत शाह के साथ जो नाइंसाफी हुई वो देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस ने की है। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय और हमारे देश की संसद के बीच सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी है, जबकि प्रधानमंत्री निवास यानी 7 रेसकोर्स रोड से दिल्ली पुलिस के मुख्यालय की दूरी 7.5 किलोमीटर है। फिर भी हम इस अन्याय को रोक नहीं पाए, संसद इसे रोक नहीं पाई, प्रधानमंत्री से रोक नहीं पाए, गृह मंत्रालय या गृह मंत्री से रोक नहीं पाए। आप समझ सकते हैं कि देश के दूर दराज के हिस्सों में न जाने क्या क्या होता होगा जो हमें कभी पता भी नहीं चलता। हमारे देश के संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर सभी को यह अधिकार देने में अभी बहुत वक्त लगेगा। जब ऐसे केसेस आते हैं तो मन में यही सवाल आता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि बिजली के वितरण की तरह समानता के अधिकार का वितरण भी देश के सभी इलाकों में अभी नहीं हुआ है।